हेलो बच्चा पार्टी, मैं प्रशांत पाठक आप सबका फिर से स्वागत करता हूं रोशन साथ स्टडी पॉइंट पर। बच्चों, क्लास 12 इंडियन इकोनॉमी चैप्टर फर्स्ट एक पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं और ये पार्ट 2 है जिसमें आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं कि कितना कर लिया था, क्या बचा है। देखो बच्चे, पिछली वीडियो में आपने ये देखा कि अंग्रेजी शासन भारत में कब शुरू हुआ। पिछली वीडियो में आपने ये भी देखा कि वो भारत में क्या करने आए थे। पिछली वीडियो में आपने ये भी देखा कि आर्थिक स्थिति कैसी थी। इन सारी बातों के अलावा हम कृषि के बारे में पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, प्रति व्यक्ति आय कवर कर चुके हैं हम ये सारी चीजें। आज की वीडियो में सबसे पहली चीज जो हम देखेंगे वो है भारतीय उद्योग। विदेशी व्यापार भी हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, है ना। आज जो आप सबसे पहले देखोगे वो देखोगे औद्योगिक क्षेत्र। चलो भैया, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि उद्योग का मतलब आपको पता है ना। उद्योग मतलब फैक्ट्रीज, प्रोडक्शन की बात हो रही है। अब देखो क्या कहता है कि जिस समय अंग्रेजी सरकार थी उस समय भारत में उद्योग के नाम पे ज्यादा कुछ था नहीं। देखो, ब्रिटिश काल से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का वर्चस्व था, मतलब मेनली क्या चलता था, एग्रीकल्चर। लेकिन कुछ भारतीय उद्योग, कुछ ऐसी इंडस्ट्री है, कुछ भारतीय उद्योग ने कुछ विशेष उत्पादों का उत्पादन करके विश्वव्यापी ख्याति प्राप्त की थी। मतलब भारत के कुछ उद्योग हैं जो पूरी दुनिया में विश्वविख्यात थे। वैसे मेनली भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का बोलबाला था, लेकिन कुछ उद्योग भारत के बड़े फेमस थे। भारत विशेष रूप से अपने हस्तशिल्प उद्योग, उम्मीद करता हूं सबको पता है हस्तशिल्प का मतलब होता है हाथों से बनी हुई चीजों के उद्योग के लिए जाना जाता था। सुन गए आप। तो भाई स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, अंग्रेजी काल के समय या अंग्रेजों के आने से पहले भारत मेनली कृषि के लिए जाना जाता था, लेकिन कुछ चीजों के उद्योग में भारत ने मतलब पूरे विश्व में अपनी गुडविल बना रखी थी। चल आगे देखो क्या है भाई। ब्रिटिश शासन के दौरान औद्योगिक क्षेत्र की खराब स्थिति रही। जो 190 साल थे, 190 ईयर जब अंग्रेजी शासन भारत में बना रहा, तो उस दौरान भारत के उद्योग की स्थिति क्या रही, खराब रही। अब जब खराब रही तो कुछ तो ऐसी बातें हुई होंगी, कुछ तो ऐसा उन्होंने किया होगा जिसकी वजह से भारत के उद्योग की हालत खस्ता हो गई थी, खराब हो गई थी। तो बिल्कुल सबसे पहला देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने किया विऔद्योगीकरण। क्या कर दिया, विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। बहुत सिंपल, देखो औद्योगिकरण का मतलब उद्योग को लगाना और विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब लगा हुआ उद्योग उखाड़ के फेंक देना। तो अंग्रेजी शासन ने देखा कि एक तो भारत के पास पहले से कोई उद्योग खास है नहीं, और जो थोड़ा बहुत उद्योग है स्पेशली हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प उद्योग, उसको हम खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे, देखो बहुत सिंपल बात है। अगर एक देश का उद्योग मजबूत हो गया है ना, अगर उस टाइम पे भारत का उद्योग मजबूत हो जाता तो भारत ना तो अपना कच्चा माल ब्रिटेन को देता, ना वहां से तैयार माल खरीदता। और यही डर अंग्रेजी शासन को सता रहा था, और इसलिए उन्होंने सबसे पहला टारगेट किया कि भारत के उद्योग को खत्म करो, विऔद्योगीकरण कर दो। हस्तशिल्प उद्योग नाम की एक चीज है हमारे पास जिसमें हम हाथों से चीजें बना के पूरी दुनिया को बेचते हैं, उसको खत्म कर दो। देखो क्या लिखा है, विऔद्योगीकरण के पीछे जो उन्होंने भारत के उद्योग को खत्म किया, उसके पीछे ब्रिटिश शासन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, मतलब वो क्यों ऐसा करना चाहते थे। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में कई बार आ चुका कि विऔद्योगीकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीछे अंग्रेजी शासन का क्या गोल था, वो क्यों ऐसा करना चाहते थे। देखो क्या लिखा है, ब्रिटेन में उभरते आधुनिक उद्योगों द्वारा उपयोग के लिए भारत से सस्ते दर पर कच्चा माल प्राप्त करना उनका पहला उद्देश्य था, कि भारत से वो कच्चा माल ले जाएं सस्ते रेट पे, और उसके लिए उन्हें भारत के उद्योग को खत्म करना था। दूसरा, ब्रिटिश उद्योग के तैयार उत्पाद को भारतीय बाजार में ऊंचे दर पर बेचना उनके 2 उद्देश्य थे। और 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा कि अंग्रेजी शासन भारत में विऔद्योगीकरण क्यों कर रही थी, क्या दोहरी नीति थी, एक तीर से क्या 2 शिकार मारना चाहते थे वो। तो 2 चीजें करना चाहते थे, एक अपने ब्रिटेन में, उनके यहाँ पे ब्रिटेन में जो उद्योग चल रहा था उसके लिए कच्चा माल वो भारत से सस्ते दर पर ले जाना चाहते थे, और दूसरा वो चाहते थे ब्रिटेन में जो चीजें बनी हैं उसे लाके भारत में महंगे दर पर बेचा जाए। ठीक है, तो ये है विऔद्योगीकरण के दोहरे प्रभाव, डबल इंपैक्ट। चलिए आगे बढ़िए। दूसरा देखो क्या है,
हस्तशिल्प के उद्योग के पतन के कारण भारत में जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हुई, जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, जो हस्तशिल्प उद्योग, जो आपका इंडस्ट्री के नाम पे क्या था मैंने बताया ना आपको, हस्तशिल्प मतलब कि हैंडीक्राफ्ट। तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को उन्होंने जो खत्म किया वो कैसे किया, तो देखो क्या लिखा हुआ है, क्या किया उन्होंने, भारत से कच्चे माल का शुल्क मुक्त निर्यात किया गया। पहला उन्होंने क्या बोला कि अगर भारत कच्चा माल बेचता है, किसको, ब्रिटेन को बेचता है, तो शुल्क मुक्त होगा, मतलब कोई टैक्स उस पर नहीं लगाया जाएगा। ब्रिटिश उद्योग के अंतिम माल को भारत में शुल्क मुक्त आयात होता था, मतलब अगर भारत ब्रिटेन से कुछ इंपोर्ट करेगा तो उस पर भी टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन भारतीय हस्तशिल्प के निर्यात पर भारी शुल्क लगा दिया गया था। समझ गया मेरी बात। देखो इसको कहते हैं विभेदात्मक कर नीति, डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी। अंग्रेजी शासन ने भारत में इंडस्ट्री को खत्म करने के लिए जो नीति बनाई वो थी डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, विभेदात्मक कर नीति। क्या थी ये नीति, आपके सामने है। अंग्रेजों ने बोला कि अगर भारत कच्चा माल ब्रिटेन को बेचेगा तो भारत के ऊपर कोई टैक्स नहीं, अगर भारत तैयार माल ब्रिटेन से खरीदेगा तो भी कोई टैक्स नहीं, लेकिन अगर भारत हस्तशिल्प हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट किसी और देश को बेचेगा, मतलब कि हाथों से चीजें बना के किसी को बेचेगा, तो भारत पे भारी कर लगा दिया जाएगा। तो इस नीति की मदद से उन्होंने भारत में क्या किया, हस्तशिल्प उद्योग को खत्म किया। चलो आगे बढ़ते हैं इंडस्ट्री में। अगली बात देखो क्या है, जब भारत में हस्तशिल्प उद्योग खत्म हुआ, जब भारत में हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योग, भारत के उद्योग का डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, तो इससे भारत में दो गंदे प्रभाव पड़े। हस्तशिल्प उद्योग के पतन के प्रतिकूल प्रभाव, प्रतिकूल मतलब नेगेटिव इंपैक्ट, दो बुरा इंपैक्ट पड़ा। पहला, बेरोजगारी का उच्च स्तर। बच्चों पहले ही भारत में बहुत बेरोजगारी थी, जो लोग या तो ज्यादातर लोग कृषि में लगे थे, जो थोड़े बहुत उद्योग में लगे थे, हस्तशिल्प उद्योग में। अब तो हस्तशिल्प उद्योग खत्म कर दिया अंग्रेजी शासन ने, हस्तशिल्प उद्योग खत्म कर दिया, तो वो सारे लोग जो हस्तशिल्प उद्योग में लगे थे वो बेरोजगार हो गए और वो सब बड़े पैमाने पर कहां पहुंचने शुरू हो गए, कृषि की तरफ। मेरी बात समझो, कृषि में पहले ही भीड़ है, पहले ही बहुत भीड़, थोड़े बहुत लोग कहां, हस्तशिल्प उद्योग में, हस्तशिल्प उद्योग भी खत्म और अब वो सारे लोग बेचारे बेरोजगार होके कृषि की तरफ पहुंच गए। दूसरा, तैयार माल का आयात। जब भारत का खुद का हस्तशिल्प उद्योग खत्म होना शुरू हो गया तो भारत जिन चीजों को खुद बना लेता था, अब उन चीजों को भी भारत मजबूर होके कहां से, तो अंग्रेजों से आयात कर रहा था। देखो भारतीय निर्मित माल, मशीनों से बने सस्ते माल की विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं कर सका। भारत में चीजें हस्तशिल्प से बनती थी, हाथों से बनती थी, अंग्रेज वही चीज मशीन से बना के भेजते थे, तो उनकी बनी हुई चीजें सस्ती और क्वालिटी वाइज फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है ना, मतलब बहुत प्रॉपर तरीके से उसकी फिनिशिंग थी। तो इसलिए भारत में बनी हुई चीजें जो हस्तशिल्प से बनी थी वो प्रतियोगिता नहीं झेल पाई अंग्रेजों के यहाँ पे बनी हुई मशीनों वाली चीजों से, और इसलिए भारत को आयातक इंपोर्टर बनना पड़ा। देख लीजिए भारत में जब हस्तशिल्प उद्योग खत्म हुआ तो उसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव रहा, तो पहला भारत में बेरोजगारी बढ़ी और दूसरा भारत ना चाह के भी क्या बन गया, इंपोर्टर, आयातक बन गया तैयार माल का। चलिए आगे और क्या हुआ भारत के उद्योग के साथ, देखो पूंजीगत उद्योग का, पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग का अभाव। अंग्रेजी शासन बहुत चालाक थी, उन्होंने कहा भारत में हम कोई भी पूंजीगत वस्तु का उद्योग नहीं लगने देंगे। क्या होता है पूंजीगत वस्तुओं का उद्योग, बेटा वो उद्योग जहां पर मशीनें बनेंगी। अब अंग्रेजों को पता था कि अगर भारत पूंजीगत उद्योग लगाएगा, अगर भारत कोई ऐसा उद्योग लगाएगा जिसमें मशीनें वो बना लेगा, तो अगर आपने टी शर्ट बनाने की मशीन बना ली तो ऑब्वियस सी बात है उस मशीन से आप टी शर्ट भी बना लोगे। बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं, एक बार अगर एक देश पूंजीगत वस्तु का उद्योग लगा लेगा तो वो सारी मशीनें बना लेगा, और जब मशीनें बना लेगा तो उन मशीनों की मदद से उपभोक्ता वस्तु बनाने लगेगा। और इसलिए अंग्रेजी शासन ने भारत में ना तो कोई नया पूंजीगत उद्योग लगने दिया, ठीक है, और पुराने अगर दो चार थे भी तो उसको खत्म कर दिया, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्या है, क्या है अगला पॉइंट, देखो जरा, सकल घरेलू उत्पाद में योगदान किसका भाई, किसका योगदान, उद्योग का, है ना। सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी में
कितना योगदान था उद्योग का? बेटा कहने को मेरे पास कुछ है ही नहीं। पूछो क्यों नहीं है? क्योंकि उद्योग तो बचा ही नहीं, उद्योग खत्म हो गया और इसलिए जीडीपी में उद्योग का योगदान भी बहुत कम था। देखो ना क्या लिखा है, जीडीपी में इसका योगदान बहुत कम रहा। भारत की जीडीपी में उद्योग का योगदान बहुत कम रहा। अगले पॉइंट पे ध्यान दो बच्चे। पांचवा पॉइंट क्या हुआ भाई? सार्वजनिक क्षेत्र की सीमित भूमिका। सार्वजनिक क्षेत्र, पब्लिक सेक्टर का लिमिटेड रोल। पब्लिक सेक्टर मतलब गवर्नमेंट। उस टाइम गवर्नमेंट थी कौन? अंग्रेजी शासन। वो कहते हैं कि हम भारत में उद्योग को क्यों विकसित करें। उनका मानना है कि हम भारत में उद्योग को क्यों विकसित करें। हमारे काम की जो कुछ उद्योग हैं, उनके काम के उद्योग क्या थे? देखो, रेलवे उनके काम का था, माल को लाने ले जाने में काम आएगा। बिजली उनके काम की थी, क्योंकि रेलवे को चलाने के लिए और पूरे देश में शासन करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है। संचार, कम्युनिकेशन, हेलो हेलो, ये इनके काम का था। बंदरगाह इनके काम की थी। और बस यही कुछ नाम है, रेलवे, बिजली, संचार और बंदरगाह। सिर्फ इन्हीं उद्योगों में सार्वजनिक क्षेत्र मतलब सरकारी क्षेत्र मतलब अंग्रेजी सरकार उस टाइम पर रुचि दिखा रही थी। बताइए, ठीक है। ये था भारत का उद्योग। बहुत आराम से समझो, भारत में उद्योग के नाम पे कुछ नहीं था। क्या था? एक चीज थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, हस्तशिल्प उद्योग। अंग्रेजी शासन ने डिसाइड कर लिया कि उसका क्या करेंगे? विऔद्योगीकरण करेंगे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसे खत्म करेंगे। कैसे करेंगे? डिस्क्रिमिनेटेड टैरिफ पॉलिसी, विभेदात्मक कर नीति की मदद से करेंगे। क्या हुआ ऐसा होने के बाद? क्या हुआ? भारत कच्चे माल का आयातक बन गया और भारत जो है तो बेरोजगारी भारत में, कच्चा माल कह रहा हूं मैं, तैयार माल का आयातक बन गया। फिनिश गुड्स भारत इंपोर्ट करने लगा और भारत में बेरोजगारी बढ़ने लगी। ठीक है। अगली चीज क्या हुई? भारत की जीडीपी में उद्योग का योगदान बहुत कम हो गया। अगली चीज क्या हुई? जो सार्वजनिक क्षेत्र है, सरकारी क्षेत्र, उनका उद्योग को लेके कोई स्वाद नहीं था। मतलब भारत के उद्योग में सिर्फ 4 चीजें उन्हें अपने काम की नजर आ रही थी, रेलवे, बिजली और संचार और बंदरगाह। सिर्फ इन्हीं को वो डेवलप कर रहे थे। ठीक है। और पीछे क्वेश्चन छोड़ के आया मैं कि वो विऔद्योगीकरण जो कर रहे थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके पीछे उनकी दोहरी नीति क्या थी? टू फोल्ड पॉलिसी क्या थी? तो पहला, भारत से कच्चा माल सस्ते रेट पर ले जा सके। दूसरा, ब्रिटेन से तैयार माल महंगे रेट पे लाकर भारत को बेच सके। इसके अलावा उद्योग में 1-2 चीजें आपको ये याद रखनी है बच्चों। एक तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लो, 1907 में जमशेदपुर में, बिहार में एक कंपनी बनाई गई, टिस्को, है ना, टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को। तो याद रखे, एक तो इस टिस्को को याद रखे क्योंकि आजादी से पहले भारत की सबसे बड़ी जो उद्योग था, पूंजीगत उद्योग, वो टिस्को था। और उसके अलावा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में कुछ और उद्योग भी बने, जैसे चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग भारत लगाने लगा, कागज का उद्योग, ये कुछ और उद्योग भी भारत ने स्थापित किए थे। तो 1 मार्कर क्वेश्चन कि टिस्को कब स्थापित हुआ? तो 1907 में। 1 मार्कर क्वेश्चन कि टिस्को की फुल फॉर्म क्या है? तो टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की फुल फॉर्म है। कहां था टिस्को? तो जमशेदपुर, बिहार में, जो अब एक अलग राज्य जो है झारखंड बनाया जा चुका है। चलिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पिछली क्लास में हमने भारत के विदेशी व्यापार की बात कर ली थी, तो इसको हम अब नहीं कर रहे हैं। अभी पिछली वीडियो आप देख लेना। विदेशी व्यापार के बाद भारत के विदेशी व्यापार, सुएज नहर की बात हमारी हो गई थी कि 1869 में सुएज नहर बना और बनने के बाद अंग्रेजों ने भारत का और तेजी से शोषण स्टार्ट कर दिया। आप पिछली वीडियो जरूर देखें। अब आए देखें जनसांख्यिकीय स्थिति, जनांकिकीय स्थिति भी बोलते हैं इसको। पहली बात तो इसमें आप 2 चीजें देख लो बच्चों। जनांकिकीय स्थिति अगर आपको देखनी है तो इसमें 2 चीजें देख लो। सबसे पहला तो आप देख लो 1921, आप बिल्कुल याद रखें 1921 को आप नहीं भूल सकते हो। 1921 को कहते हैं महान विभाजन वर्ष। क्या कहते हैं? महान विभाजन वर्ष। क्यों कहते हैं भाई 1921 को महान विभाजन वर्ष? जरा ध्यान देना। 1921 से पहले भारत में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों बहुत तेजी से बढ़ रही थी। 1921 के बाद भारत में जन्म दर तो बढ़ी रही थी, लेकिन धीरे धीरे भारत ने मृत्यु दर को घटाना शुरू कर दिया था और इसलिए 1921 को कहते हैं क्या? महान विभाजन वर्ष। ध्यान रखना इस बात का। देखो 1921 से पहले क्या है? जनसांख्यिकीय परिवर्तन के पहले चरण में था
और संक्रमण का दूसरा चरण 1921 के बाद शुरू हुआ। वर्ष 1921 को महान विभाजन वर्ष कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1921 से पहले भारत में बर्थ रेट, जन्म दर भी हाई था और डेथ रेट, मृत्यु दर भी हाई थी। लेकिन 1921 की जनगणना में यह सामने आया कि भारत में बर्थ रेट तो अभी भी हाई है, लेकिन भारत ने धीरे धीरे मृत्यु दर क्या कर लिया है, घटाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए 1921 को महान विभाजन वर्ष के नाम से याद रखते हैं। अगली एक बात और याद रखना, भारत में पहली जनगणना कब हुई? याद रखो, भारत में पहली आधिकारिक जनगणना 1881 में हुई। और हाँ, ये भी ध्यान रखना कि हर 10 साल बाद जनगणना की जाती है। ठीक है। और आजादी के बाद पहली जनगणना कब थी? तो 1951 में थी आजादी के बाद पहली जनगणना। और अगली चीज ये भी याद रखना कि आखिरी जनगणना अभी तक भारत में कौन सी हुई है? तो 2011-12 में आखिरी जनगणना हुई है। ठीक है। अब सरकार ने 2027 बोला है कि 2027 तक हम फिर से जनगणना करवाएंगे, जो 21-22 में होनी थी। ठीक है। लेकिन आखिरी जनगणना भारत में 2011-12 में हुई है। चलिए, तो अभी मैंने आपको दो बेसिक बातें बता दी। एक 1881 भारत में पहली जनगणना, और दूसरा 1921। क्या हुआ 1921 में? महान विभाजन वर्ष हुआ। क्यों बोलते हैं इसे ऐसा? क्योंकि 1921 से पहले भारत में जन्म दर, मृत्यु दर दोनों बढ़ रही थी, और 1921 के बाद भारत में जन्म दर तो बढ़ती रही, लेकिन मृत्यु दर धीरे धीरे कम हो गई। चलो अब देखो जरा, भारत में जनांकीय संरचना क्या है, मतलब भारतीय जनसंख्या से संबंधित क्या विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, भारत में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अत्यधिक है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखें कि जन्म दर कैसे देखते हैं। एक साल में 1000 लोगों पर नए जन्म दर होते हैं, और ऐसे ही एक साल में 1000 लोगों पर जो मृत्यु हुई है उसे मृत्यु दर कहते हैं। और भारत में दोनों ही बहुत अधिक थी। जन्म दर लगभग 48 प्रति हजार, मतलब 1000 में 48 नए लोगों का जन्म होता था, और मृत्यु दर 40 प्रति हजार, मतलब 1000 लोगों में 40 लोगों की एक साल में मृत्यु हो जाती थी। सुन गए आप? तो भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जन्म दर, मृत्यु दर दोनों बहुत अधिक थी, जो एक अच्छी स्थिति नहीं है। दूसरी, जनांकीय संरचना से रिलेटेड दूसरी बात, साक्षरता दर भारत में बहुत कम थी। मैं आपको बता दूं, ओवरऑल लिटरेसी रेट, साक्षरता दर ओवरऑल भारत में 16% थी, और महिलाओं की साक्षरता दर लगभग 7% थी, जो बहुत कम थी। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगली चीज भारत में स्वास्थ्य व्यवस्था, भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के समय स्वास्थ्य व्यवस्था बहुत खराब थी। कह रहे हैं कि कोई आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, लेकिन ज्यादातर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती थी, और अगर मिलती थी तो वो स्वास्थ्य सुविधा पर्याप्त नहीं होती थी। उसके बाद अगली बात है आपके पास कि भारत में उच्च शिशु मृत्यु दर था। पहली बात तो आप ये समझे कि शिशु मृत्यु दर क्या होता है। एक साल में 1000 बच्चे जो पैदा हुए हैं, लेकिन वो अपनी उम्र का 1 साल, मतलब पहला बर्थडे कंप्लीट नहीं कर पाए, उससे पहले उनकी डेथ हो गई, तो उसे हम शिशु मृत्यु दर कहते हैं। एक साल में 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो फर्स्ट बर्थडे कंप्लीट नहीं कर पाए? शिशु मृत्यु दर। और बेटा, भारत में शिशु मृत्यु दर अत्यधिक, 1000 बच्चों में 218, मतलब कि 218 पर 1000। ठीक है, भारत में शिशु मृत्यु दर था, जो बहुत अधिक था। ठीक है, बाद में ये कम होकर अभी प्रेजेंट के आसपास तकरीबन 32 है, लेकिन उस टाइम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पे, भारत में शिशु मृत्यु दर बहुत ज्यादा अधिक था। उसके बाद अगली चीज, जीवन प्रत्याशा का मतलब अनुमानित जीवन, एक व्यक्ति का अनुमानित जीवन कितना होगा। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत में अनुमानित जीवन 32 वर्ष की थी। ठीक है, जो वर्तमान में 69 है, 69 साल है, लेकिन स्वतंत्रता प्राप्ति के समय औसतन जीवन एक व्यक्ति का 32 वर्ष होता था। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जीवन प्रत्याशा कितनी थी, 1 नंबर में पूछते हैं ये। तो 32 साल। क्यों भाई 32 साल कैसे?
एक कुछ बच्चे बोलते हैं कि हमारे दादा तो 100 साल जिए थे। बेटा दादा 100 साल जिए थे, लेकिन यहाँ पे दादा की उम्र नहीं पूछ रहे, यहाँ पे एवरेज लाइफ की बात हो रही है। औसतन जीवन लोगों का क्या था? तो बहुत सारे बच्चे पैदा होते ही मर जाते थे, तो एवरेज मतलब सबको लोगे ना आप। तो जो औसत आता था वो कितना आता था बच्चे? 32 साल। ठीक है। उसके अलावा अगली बात जनांकिकीय संरचना से कि उस समय भारत में जो गरीबी है वो व्यापक गरीबी थी, व्यापक, बहुत बड़े लेवल पे। कहता है कि कोई आंकड़े तो नहीं है हमारे पास, लेकिन अधिकतर लोगों का जो जीवन है, आम लोगों का समग्र जीवन स्तर बहुत कम था। मतलब लोगों का जो जीवन स्तर है, जो लोग कमाते थे, खर्च करते थे, जो चीजें खाते थे, वो बहुत निम्न स्तर का होता था। मतलब गरीबी बहुत बड़े लेवल पे थी। ये क्या था? ये था जनांकिकीय संरचना, एक देश में जनसंख्या से संबंधित बातें। तो भारत में जन्म दर मृत्यु दर अत्यधिक थी, भारत में साक्षरता दर कम थी, शिशु मृत्यु दर अत्यधिक थी। ठीक है। उसके अलावा आपका स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब थी, गरीबी का स्तर बहुत ज्यादा था, और इन सारी बातों के अलावा कि जीवन प्रत्याशा भारत की बहुत कम थी। तो ये 6 पॉइंट आपको याद रखने हैं, और 2 डेट याद रखनी है। 1921 1921 महान विभाजन वर्ष। भारत पहली जनांकिकीय संरचना से दूसरे में चला गया था। पहले में जन्म दर मृत्यु दर दोनों बढ़ रही थी, दूसरे में जन्म दर तो बढ़ रही थी लेकिन मृत्यु दर घटनी शुरू हो गई थी। कोई भी देश जब तक दूसरे चरण में होता है तब तक उस देश में लगातार जनसंख्या बढ़ती है। क्यों? क्योंकि जन्म दर तो बढ़ रहे हैं, है ना भाई। किसी देश में अगर बर्थ रेट बढ़ रहा है और डेथ रेट घट रहा है तो उस देश की पॉपुलेशन लगातार क्या होगी? उस देश की पॉपुलेशन लगातार बढ़ेगी। तो 1921 के बाद से अभी तक हम दूसरे ही चरण में हैं। अभी भी हमारे देश में बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट लो है, और नतीजा कि हमारे देश की पॉपुलेशन लगातार क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। चलिए अगली बात करते हैं। आजादी के समय हमारी व्यवसायिक संरचना कैसी थी? व्यवसायिक संरचना का मतलब होता है कि हमारे देश के लोग, कार्यबल, वो लोग जो काम कर रहे हैं, कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र में, कितना प्रतिशत द्वितीयक क्षेत्र में, और कितना प्रतिशत तृतीयक क्षेत्र में लगे हैं, इस बात को आप कहते हैं व्यवसायिक संरचना। देखो, व्यवसायिक संरचना से तात्पर्य अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के वितरण से होता है कि भाई कितना % लोग प्राथमिक में हैं और कितने % लोग द्वितीयक और तृतीयक में। उम्मीद करता हूं सबको प्राथमिक मतलब पता है। प्राथमिक मतलब कृषि, द्वितीयक मतलब उद्योग, और तृतीयक मतलब सेवा क्षेत्र। तो अब तुम खुद सोच लो कि भारत का व्यवसायिक संरचना कैसा होगा। देखो भैया क्या लिखा है कि भारत में अधिकतर लोग कहां लगे हुए थे? प्राथमिक क्षेत्र में। मैं आपको बता दूं, ये तो यहाँ पे तो मीनिंग बता रखा है कि प्राथमिक क्षेत्र में क्या क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में देखो खेती आती है, मछली पकड़ना, खनन, पशुपालन, ये सारी चीजें। ठीक है। द्वितीयक क्षेत्र में क्या क्या आता है? देखो आपको मेनली पता है, आपको उद्योग आता है द्वितीयक क्षेत्र में, है ना, कच्चे माल को तैयार माल में बदलना। और तृतीयक क्षेत्र का मतलब सेवाएं प्रदान करना, है ना, सेवाओं को देना तृतीयक क्षेत्र होता है। और मैं क्या बता रहा था आपको कि आपके हिसाब से क्या चल रहा होगा भारत में? तो आपको पता है भारत कैसा देश था? कृषि प्रधान। तो देखो क्या लिखा है कि लगभग 72% लोग, 72% लोग भारत में कृषि में प्राथमिक क्षेत्र में लगे हुए थे, और बचे हुए जो लोग हैं 10% लोग कहां लगे थे? तो इंडस्ट्री में, और 18% लोग कहां लगे थे? सेवा में। तो मतलब लाइन ये सामने आई कि भारत में जो व्यवसायिक संरचना थी उसमें लोग प्रीडोमिनेंट थे प्राइमरी सेक्टर को लेके। लोगों का झुकाव प्राथमिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा था। 72% लोग प्राथमिक क्षेत्र, और बचे हुए 28% लोग द्वितीयक और तृतीयक में, 10% द्वितीयक में और 18% तृतीयक में। तो एक बात भारत की व्यवसायिक संरचना से संबंधित, और दूसरी बात कि भारत की व्यवसायिक संरचना में जो है विविधता थी, क्षेत्र विविधता। हर राज्य की अलग सोच थी। यहां पे देखो तमिलनाडु, ध्यान देना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल जो राज्य हैं, ये जो कार्यबल है, यहाँ के जो लोग हैं वो क्या कर रहे थे? देखो क्या लिखा है, इन राज्यों में कृषि क्षेत्र पर कार्यबल की निर्भरता में कमी देखी गई, और जबकि विनिर्माण क्षेत्र में लोग जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहे थे। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ये लोग कृषि से दूर हो रहे थे और उद्योग के पास जा रहे थे। वहीं पे देखो ओडिशा, राजस्थान,
पंजाब, ये राज्य ऐसे हैं जिन राज्यों में लोग कृषि में ज्यादा लगे हुए थे और उद्योग में कम लगे हुए थे। तो दो बातें, एक भारत का झुकाव कृषि की तरफ ज्यादा था, 72% कार्यबल कृषि में, और दूसरा भारत में हर राज्य में क्षेत्र असमानता थी कृषि को क्या व्यावसायिक संरचना को लेके। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल ये उद्योग की तरफ ज्यादा, और वहीं पे उड़ीसा, राजस्थान, पंजाब ये कृषि की तरफ ज्यादा लगे हुए थे। तो आप देख लीजिए इसको भी। ये था आपका भारत का व्यवसायिक संरचना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय, कि भारत का व्यवसाय कैसा चल रहा था स्वतंत्रता प्राप्ति के समय। चलिए अगली बात करते हैं, आधारभूत संरचना। पहली बात तो ये आधारभूत संरचना होती क्या है? आधारभूत का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के दो टाइप होते हैं, आपको मैं बता दूं, सामाजिक और आर्थिक। देखो, स्कूल और हॉस्पिटल समाज सुधारता है तो ये सामाजिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, सामाजिक आधारित संरचना। वहीं पे रोड, इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यातायात, ये सब क्या है? आर्थिक आधारित संरचना है। तो देखो क्या है आधारिक संरचना, किसे कहते हैं? देश में किसी भी प्रकार की सेवा करने के लिए जो अन्य सेवाएं आपको चाहिए वो आधारिक संरचना है। थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर आप देश को स्वास्थ्य सेवा देना चाहते हो तो हॉस्पिटल चाहिए ना, अगर आप देश को शिक्षा देना चाहते हो तो स्कूल चाहिए ना, अगर यातायात देना चाहते हो तो फिर यातायात सुविधा चाहिए, अगर लोगों को आप चाहते हो एक जगह से दूसरी जगह जाए तो ट्रेन चाहिए, मेट्रो चाहिए, बस चाहिए, है ना, और आपका जो है एरोप्लेन चाहिए। तो ये सारी चीजें क्या है? आधारिक संरचना है। देखो क्या लिखा है, बुनियादी ढांचे से तात्पर्य उन सभी गतिविधि, सेवा और सुविधाओं से है जिसकी अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यकता होती है। सुना आपने? अलग अलग प्रकार की सेवाएं देने के लिए देश में जो अन्य सेवा और सुविधा चाहिए वो आधारिक संरचना है। जैसे शिक्षा देने के लिए स्कूल चाहिए तो स्कूल आधारिक संरचना है, स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल आधारिक संरचना है। अब आओ देखो भारत की आधारिक संरचना कैसी थी। बच्चे, आप सबको पता है कि भारत के पास आधारिक संरचना के नाम पे पहले से कुछ नहीं था। जो भी थोड़ा बहुत आधारिक संरचना का विकास हुआ वो अंग्रेजी सरकार ने किया और अपने फायदे के लिए किया। देखो क्या है, सबसे पहले सड़कें, भारत के भीतर सेना को संगठित करने और ग्रामीण इलाकों से कच्चे माल को निकटतम रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक लाने के लिए इंग्लैंड या अन्य आकर्षक विदेशी गंतव्य तक भेजने के लिए बनाई गई थी। सुन लिया आपने? भारत में क्या बनाई गई आधारित संरचना के नाम पे? सड़कें। वो भी क्यों? भारत के लिए नहीं, ताकि अंग्रेजी सरकार जो है अपनी सेना को भारत में पूरे देश में फैला पाए, और दूसरा भारत के गांव-गांव से कच्चा माल पास के रेलवे स्टेशन या बंदरगाह तक पहुंचा पाए। ठीक है, दूसरी चीज पे ध्यान दो, अंग्रेजों द्वारा रेलवे का विकास मुख्यतः 3 कारणों से किया गया। अंग्रेज ने भारत में दूसरी आधारित संरचना क्या विकसित की? रेलवे। बच्चे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना कि भारत में रेलवे का विकास क्यों किया गया? तो 3 कारण। पहला, विशाल भारतीय क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण और प्रशासन रखना। वो चाहते थे कि जब रेल डेवलप होगा तो उनकी सेना आराम से कहीं और जा सकती है और पूरे भारत पर वो नियंत्रण कर पाएंगे। दूसरा, रेलवे का प्रमुख बंदरगाहों से जोड़कर विदेशी व्यापार के माध्यम से वो लाभ कमाना चाहते थे। एक तो बड़े भारत पे रेल की मदद से वो नियंत्रण करना चाहते थे, दूसरा रेलवे को बंदरगाह से जोड़ के वो लाभ कमाना चाहते थे, और भारत में ब्रिटिश धन का लाभप्रद निवेश करना चाहते थे। अंग्रेजों ने भारत से जो कमाया उसका सबसे अच्छा उपयोग करना चाहते थे, तो उन्होंने भारत में रेलवे डेवलप कर दिया, क्योंकि रेल की मदद से वो और तेजी से वो भारत का क्या कर सकते थे? शोषण कर सकते थे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, उन्होंने भारत में और क्या किया? उन्होंने भारत में संचार को डेवलप किया। संचार, और क्यों किया जरा देखना, कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए के उद्देश्य से उच्च लागत पर इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ प्रणाली शुरू की गई है ना। संचार के नाम पे उन्होंने क्या शुरू किया? इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ, ताकि उनकी आर्मी एक दूसरे से बात कर पाए। और हाँ, जल और वायु परिवहन संतोषजनक नहीं रहा। उन्होंने भारत में जल मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन वो डेवलप नहीं कर पाए। तो आपको याद रखना है कि उन्होंने भारत में क्या क्या डेवलप करके दिया? आधारिक संरचना के नाम पे सड़क,
ताकि उनकी आर्मी का आना जाना हो पाए और सड़क की मदद से पास के रेलवे स्टेशन या पास के बंदरगाह तक कच्चा माल पहुंचे। रेल डेवलप किया, उसके पीछे 3 कारण थे बेटा। रेल का डेट याद रखना, 1850 में भारत में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रेन हुआ, रेलवे का इंट्रोडक्शन, आगमन, रोशन जी, आगमन भारत में रेलवे का आगमन कब हुआ? 1850 में। आप इस बात को ध्यान रखना, जरूर ध्यान रखना, ठीक है। और क्यों रेलवे डेवलप किया? ताकि पूरा बड़ा भारत है ना, तो उस पर नियंत्रण कर पाए। दूसरा, कच्चा माल रेलवे के थ्रू बंदरगाह तक पहुंचा पाए। और तीसरा, भारत से जो कमाया उसका इस तरीके से उपयोग करना था कि ज्यादा से ज्यादा भारत का शोषण हो पाए। तो सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट उन्हें लगी कि भारत में रेलवे बना दें। फिर इलेक्ट्रॉनिक टेलीग्राफ क्यों डेवलप किया? ताकि भारत में कानून व्यवस्था को वो अपनी मेंटेन कर पाए और जल और वायु परिवहन को वो भारत में विकसित नहीं कर पाए। चलिए, तो बात हो गई आधारिक संरचना की। अब बात करते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को अच्छा क्या दिया। बुरा तो बहुत कुछ दिया, कहने को नहीं है इतना बुरा किया उन्होंने। अच्छा क्या किया? पहला, भारत को अनाज के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बना दिया। वही भारत जो अमेरिका से इंपोर्ट करता था अनाज, अब अंग्रेजी शासन ने हमें व्यवसायिक कृषि सिखा दी थी। पहले हम जीवन निर्वाह कृषि करते थे, अपने परिवार के लिए खेती करते थे, लेकिन अंग्रेजों से हमने व्यवसायिक कृषि सीखी और अब भारत अनाज में आत्मनिर्भर हो गया। पहला अच्छा प्रभाव अंग्रेजी शासन का भारत के ऊपर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान है बट इंपॉर्टेंट है कि उनकी वजह से हम अनाज के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। दूसरा, उन्होंने हमें अच्छा परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन दिया। आपको पता है रोड और रेल हमारे देश में बड़े लेवल पे उन्होंने ही डेवलप किया था, हमारे लिए नहीं किया था, लेकिन जब गए तो उसके बाद छोड़ के तो हमारे लिए गए, ठीक है। अगला देखो, अकाल पर नियंत्रण। अकाल किसे कहते हैं बच्चे? अकाल, अगर किसी भी एरिया में सूखा पड़ जाए या किसी भी एरिया में अत्यधिक बाढ़ आ जाए तो वहां पे अनाज की कमी हो जाती है और इस स्थिति को अकाल बोलते हैं, ठीक है। और अकाल पे नियंत्रण हम कर पाए। देखो, उन्होंने हमें यातायात दे दिया, यातायात मतलब कि रोड और रेल दे दिया, और उन्होंने हमें व्यवसायिक कृषि सिखा दी। अब हमारे पास अनाज बड़ी मात्रा में है और कहीं पे कम पड़ेगा तो वहां तक पहुंचाने के लिए यातायात की सुविधा है। तो अब हम किसी भी क्षेत्र में अकाल नहीं पड़ने देते हैं। जहां पे अनाज की कमी होती है हम वहां पर फूड सप्लाई करके और वहां पे जो है अकाल की समस्या को समाप्त कर देते हैं। 3 अच्छी बातें। अगली चीज देखो, उनको देख के हम एक और चीज सीखे। हम तो क्या खेलते थे पता है ना? हम खेलते थे क्या? गेहूं दे दो आइसक्रीम ले लो, है ना, बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली खेलते थे हम। लेकिन अंग्रेजों को देख के हमने भी मौद्रिक अर्थव्यवस्था सीख ली, हमने भी मुद्रा से लेन देन करना सीख लिया। उनको देख के हम मौद्रिक प्रणाली की तरफ चले गए। अगली चीज पे ध्यान दो, और क्या अच्छा रहा? और क्या अच्छा रहा? उनको देख के हमने प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बना ली। बच्चे, जब अंग्रेज भारत में आए थे तो भारत टुकड़ों में बटा हुआ था, हर राज्य का एक राजा होता था, वो आपस में ही लड़ते थे, है ना। और यही बात तो अंग्रेजों ने नोटिस कर ली कि अरे भैया कैसा देश है, ये तो खुद में ही लड़ते रहते हैं, है ना, और इसलिए हमारे ऊपर शासन किया गया। तो अब अंग्रेजों को देख के हमने ये सीखा कि हमें डेमोक्रेसी लेके आना चाहिए, लोकतंत्र लेके आना चाहिए, और उनको देख के हमने प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था बना दी। मतलब कि देश में डेमोक्रेसी कर दिया, पूरा भारत एक बना दिया। 1952 में, है ना रोशन जी, पहली बार 1952 में भारत में चुनाव करवाए गए। अंग्रेजों से ही सीखा था हमने ये, ठीक है, पहली बार भारत में चुनाव करवाए गए। तो ये कुछ अच्छी बातें हैं जो हमें किसने दी? अंग्रेजों ने दी। चलो जी, उसके बाद देख लेना सारे पॉइंट बच्चा पढ़। पहला अच्छा पॉइंट देख लिया आपने, क्या? अनाज के मामले में आत्मनिर्भर। दूसरा, यातायात के बढ़िया संसाधन, अकाल को हमने नियंत्रित कर लिया, उनसे हमने मुद्रा प्रणाली सीख ली, और उसके अलावा हमने उनसे प्रशासनिक प्रभावी प्रशासनिक व्यवस्था सीख ली, मतलब डेमोक्रेसी हम लेके आ गए। चलो जी, स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति। भाई, जब आजादी मिली तो भारतीय अर्थव्यवस्था को लोग किन किन नामों से जानने लगे थे, क्या स्थिति थी हमारी? पहला, हमें लोग औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहते थे बच्चों। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था क्या होती है? वो अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर किसी और ने शासन किया हो और उसको लूटा हो। तो हमारे साथ हुआ था ना, 190 साल, अगर एवरेज बोले तो 200 साल अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया और लगभग हमारे सभी संसाधन लूट लिए। हमसे कच्चा माल ले जाते थे, अपना तैयार माल लाके हमें महंगा बेचते थे। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को लोग औपनिवेशिक
अर्थव्यवस्था कहते थे। दूसरी बात, आजादी के समय पे हमें और लोग क्या कहते थे, लोग हमें अर्ध सामंती अर्थव्यवस्था या अर्ध सामंतवाद अर्थव्यवस्था कहते थे। क्या होता है सामंतवाद? लोग होते हैं, जेंडर पावर होता है। हाँ, सुन रहे क्या कह रहे रोशन भैया, क्योंकि इनका सब्जेक्ट है ये। सामंतवाद मतलब क्या, एक गांव है और गांव में सारे किसान थे, एक जमींदार था, याद है, उन्होंने जमींदारी सिस्टम बनाया था। अब क्या हुआ, अंग्रेज चले गए, अंग्रेज गए लेकिन जमींदार तो जिंदा थे ना, वो जमींदार लगातार शोषण कर रहे थे भारत के गांव का। तो इस व्यवस्था को कहते हैं सामंतवादी व्यवस्था। तो भारत के गांव में सामंतवाद चल रहा था, भारत के गांव में किसानों का शोषण कर रहे थे वही जमींदार। और शहर में आ जाओ, शहर में क्या चल रहा था, शहर में थे कुछ बड़े पूंजीपति लोग, और वो पूंजीपति लोग पूरे शहर का शोषण कर रहे थे क्योंकि सब उनके यहां लेबर थे। तो गांव में जाओ तो सामंतवादी व्यवस्था, शहर में आओ तो पूंजीवादी व्यवस्था। पूंजीवादी व्यवस्था मतलब कुछ बड़े लोग, कुछ बड़े व्यापारी शहर के लोगों को लेबर बना के बैठे थे। और इसलिए भारत की तरफ जब किसी ने देखा तो उन्होंने कहा कि यार ये भारत तो अर्ध सामंतवाद व्यवस्था है, मतलब कि यहाँ पे गांव में जमींदार जो अभी भी है वो किसान का शोषण कर रहा है और शहर में पूंजीपति लेबर का शोषण कर रहा है। चलो भैया, तीसरी बात, पूंजीवादी व्यवस्था मैंने बता दिया, सामंती व्यवस्था का परिचय और पूंजीवादी व्यवस्था, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात देखो, तीसरी बात, क्या लोग कहते थे 1947 में, 1947 में कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक स्थिर अर्थव्यवस्था है। स्थिर अर्थव्यवस्था जिसकी जीडीपी ना बढ़े और प्रति व्यक्ति आय ना बढ़े। भैया भारत में जीडीपी के बढ़ने की स्पीड 2% से कम और प्रति व्यक्ति आय 0.5% से कम, तो इसलिए हमें बोला गया स्थिर अर्थव्यवस्था। याद रखें इन सारे वर्ड्स का मतलब, कोई भी एक पॉइंट पूछ लेंगे। पिछड़ी अर्थव्यवस्था भी बोलते थे लोग हमें। पिछड़ी अर्थव्यवस्था क्यों बोलते थे, कुछ चीजें ऐसी थी हमारी, देखो बहुत ज्यादा उत्पादकता कम थी, सारे लोग खेती में लगे थे और खेती में प्रति व्यक्ति आय बहुत कम थी। ये देखो लिखा है, प्रति व्यक्ति आय कम थी, पुराने तरीके से खेती करते थे, जन्म दर मृत्यु दर ज्यादा थी, लोग शिक्षित नहीं थे, गरीबी बहुत ज्यादा थी, स्वास्थ्य सुविधा खराब थी। तो इन सारी बातों की वजह से लोग हमें पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के नाम से जानते थे। उसके बाद आ जाओ, पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के बाद अवमूल्यित अर्थव्यवस्था, कुछ लोग इसको छत विच्छत अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था एक छत विच्छत बर्बाद अर्थव्यवस्था थी। किसने किया, अंग्रेजी शासन ने किया। क्या किया, 190 साल लगातार भारतीय आधारिक संरचना जो उन्होंने भी बनाई थी और थोड़ी बहुत हमारे पास भी थी, उसका खूब शोषण किया। और 190 साल के बाद 1947 में बोरिया बिस्तरा बांध के चले गए और भारतीय अर्थव्यवस्था में जो उद्योग थे, जो रेल था, जो रोड था, उसको ऐसे टूटा फूटा बर्बाद छोड़कर उसके लिए कोई व्यवस्था किए बिना, ठीक है, उसके लिए कोई व्यवस्था किए बिना चले गए। तो इसी बात को हमने क्या बोला, अवमूल्यित अर्थव्यवस्था, ठीक है, या विकसित अर्थव्यवस्था। दोनों छत विच्छत या विकसित अर्थव्यवस्था, दोनों पॉइंट एक ही मीनिंग देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जहां पे संपत्तियों का अत्यधिक उपयोग किया गया, उसकी क्षमता से ज्यादा उपयोग किया गया, और जब बारी आई उसके प्रावधान की, उसको रिप्लेस करने की, तो बिना रिप्लेस किए सरकार जो भी कंट्रोल कर रही थी वो फुर हो गई, वो भाग गई, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट आपके इसी में कवर हो गए। और ये पॉइंट नहीं बेटा, ये वाला पॉइंट कवर हो गया। यहाँ पे जो है छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट अलग है बेटा, पांचवा आपका कवर हो गया, छठा पॉइंट अलग है। छठे पॉइंट पे ध्यान देना। एक्चुअल में ये है, विच्छिन्न का मतलब होता है विभाजित अर्थव्यवस्था। सिंपल वर्ड लिख लेना यहाँ पे, विभाजित अर्थव्यवस्था। तुम्हें सबको पता है कि भैया 1947 में आजादी के बाद भारत को दो हिस्सों में बंटना पड़ा। कौन से साल में, 47 में दो हिस्सों में बट गया था भारत, या फिर 47 में ही ना, मेनली 47 में ही हो गया था, है ना। तो 1947 में आजादी मिली और लगे हाथों ही विभाजन का भी काम हो गया। और सुनो, जब विभाजन हुआ तो भारत का दर्द सुनो। पहला दर्द कि हमारी जो उपजाऊ जमीन है, प्रोडक्टिव लैंड, वो दे दी गई किसको, पाकिस्तान को, ईस्ट पाकिस्तान, जो बाद में अलग एक देश बना, बांग्लादेश, ठीक है। दूसरा दर्द सुनो,
करोड़ों में वहां से जो रिफ्यूजी आए पाकिस्तान की तरफ से, जो लोग भारत को पसंद करते थे, जो भारत की तरफ आए, इतनी बड़ी भीड़ को अब एक साथ शेल्टर देना, रहने की जगह देना और एक साथ उन सबको रोजगार देना भारत के लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी। और यह नुकसान रहा भारत को विभाजन करने का। भारतीय अर्थव्यवस्था को आजादी के बाद दो हिस्सों में बांटा गया। शुरू से उनकी पॉलिसी थी धर्म, अंग्रेजों की, जाति, भाषा, संस्कृति के आधार पर लोगों को लड़वाना, और जाते जाते भी उन्होंने क्या किया, लड़वा के दो हिस्सों में बांटा, भारत पाकिस्तान। उपजाऊ जमीन किसको दे दी, पाकिस्तान को, और उसके अलावा जो बहुत बड़ी संख्या में रिफ्यूजी भारत में आए वापस पाकिस्तान से, तो उनके लिए रोजगार और घर की व्यवस्था करना भारत की एक बहुत बड़ी समस्या बन के आई। तो ये भी आप याद रखें, विभाजित अर्थव्यवस्था बोल के इस पॉइंट को आप याद रखना। इससे ऊपर क्या था पता है ना आपको, अवमूल्यित या छत विछत अर्थव्यवस्था, वो अर्थव्यवस्था जहां पे संपत्ति का अत्यधिक उपयोग होने के बाद सरकार उसके लिए कोई प्रावधान नहीं कर पाई। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, जय श्री राम। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि सबको हिंदी मीडियम के इस चैनल का फायदा मिल पाए। जय श्री राम।